Assalamualaikum. This is me Shoaib and you're tuning into Shoaib's Vibe Station. आज की पॉडकास्ट में हमने एक बहुत ख़ास गेस्ट को दावत दी है जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और कमाल की गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में और कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो आइए चलिए मिलते हैं अपने गेस्ट से, डॉक्टर आयशा खातून। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आप हमारी पॉडकास्ट पे तशरीफ़ लाएं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका मिला एक ऐसी जगह पे कि मैं अपने ख्यालात या अपनी मालूमात के ज़रिए अपना मैसेज लोगों तक फैला सकूं और आपको बता सकूं जो आप पूछना चाह रहे हैं और लोगों की मालूमात में इजाफा करना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह से HOD भी रह चुकी हैं KMDC की, तो आप मुझे सबसे पहले अपनी जर्नी बताएं कि आपने MBBS किधर से किया, FCPS किधर से किया और फिर HOD तक का सफ़र कैसा था। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आजकल लोगों का ख्याल यही है कि बहुत अच्छे हाई फाई कॉलेजेस से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ही आपको बहुत अच्छी एजाज़ मिलेगा, जब भी आप किसी ऊंचे रुतबे पे पहुंच सकते हैं। मेरा एडमिशन हुआ नवाबशाह मेडिकल कॉलेज में, जिसे आजकल पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से पहचाना जाता है। तो वहाँ से मैंने पढ़ा, ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद हाउस जॉब मेरा बासी शहीद गई है। फिर मेरी ट्रेनिंग डॉक्टर सेटना के पास हुई है। मेल गायनेकोलॉजिस्ट थे, सारा सेटअप उनका ऐसा था जैसे ब्रिटिश का। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग लेके फिर वापस अब्बासी शहीद से सफ़र का आगाज़ दोबारा किया, जहाँ से हमने बतदरीज RMO, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर और वहाँ से सफ़र HOD तक के मेरा रिटायरमेंट अभी इसी हफ्ते ही हुआ और उसी में सारी लर्निंग हुई, उसी में सारी क्वालिफिकेशन, MCPS, FCPS सारा वहीं किया, वहीं से सब कुछ आगे जो बढ़ा है मेरा वहीं से। अच्छा, मैंने आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं कि आप जो हैं वो गायनी में बेस्ट हैं और फंसे केस जो हैं वो आप निकाल देती हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये तो एक तो अल्लाह ताला की देन भी होती है, दूसरी ट्रेनिंग की बात भी होती है। बेसिक ट्रेनिंग मेरी थी वहाँ की लेडी डफन हॉस्पिटल की थी। दूसरी कि देखिए, अब्बासी शहीद में जब हमने काम शुरू किया है वो 90s का वक्त था। उस वक्त वहाँ बहुत केस आते थे और अराउंड में जो थे ना, हॉस्पिटल्स भी नहीं थे और अमूमन दाइयाँ थी या छोटे हॉस्पिटल्स थे, तो वो लोग कोशिश करते थे केसेस कर लें। फिर जब केस खराब हो जाते थे या अराउंड में जो भी चीज़ें होती थी, जितने कॉम्प्लिकेटेड केस थे वो अब्बासी शहीद में थे। पहले सिर्फ 3 बड़े हॉस्पिटल होते थे, अब्बासी शहीद, जिन्ना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल। तो सारे बुरे और कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल केसेस यहीं आते थे। तो हमारा हॉस्पिटल जो था वो सेंट्रल को कवर करता था, तो यहाँ के सारे प्रॉब्लमेटिक केस हमारे ही पास आते थे। तो जैसे ही हमने इसे ज्वाइन किया है तो सारी मेहनत से, सारी चीज़ों से, बेसिकली उससे जो काम करते गए हैं, अपने सीनियर से सीखते गए, उनके साथ लगे रहे, करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो केस आता था हर केस को हम चैलेंज लेते थे और हर तरह से करते थे। जो जैसे भी कैंसर के भी केसेस आते थे हमारे पास, हमने कहीं नहीं भेजते, हमने वहीं करते थे। तो अब ये देखिए 90 से लेके ये आप कॉन्सेप्ट 2025, इतने अरसे आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे केस करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप काम करें तो आप इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, मेहनत करें तो आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, हर तरह के केस डील करें। अच्छा, एक आइडियल एज क्या होती है कि जो है वो इस एज से फैमिली स्टार्ट की जाए? अगर फीमेल जो है वो थोड़ी सी एज में ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आइडियल एज को हम अगर डिसाइड करें, आपने ज़्यादा एज की बात की, मैं आपसे कम एज की बात करूँ। कम एज का मतलब ये, हमारे पास लड़कियां आती हैं 18 साल 19 साल, आजकल बहुत कॉमन है। 18 साल में शादी कर दी, 19 साल में शादी कर दी, 18 साल के बाद वो 19 साल की होती है, बच्चे नहीं हुए, वो हमारे पास आ जाती हैं कि इसने कंसीव नहीं किया है। 18-19 साल में तो उसकी अपनी बोन्स बन रही हैं, स्किन बन रही है, अपनी चीज़ें बन रही हैं। अभी तो उसको खुद नरिशमेंट की ज़रूरत है। अगर वो कंसीव कर लेगी तो वो और कमज़ोर होती चली जाएगी। तो हम लोग का यही कहना है कि कम से कम उसको 20, 21, 22 साल की तो हो जाए, उसके बाद कंसीव करें। और लास्ट एज की अगर आप बात करें तो लास्ट एज की कोई लिमिट नहीं है। मेरे पास अभी लास्ट 3 मंथ में एक पेशेंट आती है,
45 ईयर्स की पेशेंट है, उसकी लेट मैरिज होती है। हस्बैंड भी अराउंड 48 वगैरह का था। उसके पैरों में सूजन होती है, मेंसेस बंद हो जाते हैं। घर के डॉक्टर के साथ बात, डॉक्टर साहब ने कहा आपके वरम हो गया, लेसिस दे दिया उसे। 2 हफ्ते 3 हफ्ते का ये वरम खत्म हुआ। फिर वो उससे कुछ चेहरे पे सूजन आई, तो फिर वो किसी के पास चली गई, उसने कहा आपका बीपी चेक किया, बीपी हाई है, बीपी की दवाई दे दी। फिर उसे कुछ ऐसी फीलिंग्स आई, हॉट फ्लैशेस हुए, कुछ हुआ, गर्मी बहुत लग रही है। फिर वो किसी के पास चली, उसने कहा आपको मेनोपॉज हो गया है, तो आपको मैं आपके ये टेस्ट कराऊंगी। उसने बहुत सारे टेस्ट करा लिए, हार्मोन के हज़ारों के टेस्ट करवा लिए, उसमें भी उसे कुछ डायग्नोज नहीं हुआ। फिर वो किसी ढंग के डॉक्टर के पास चली गई, लेडी डॉक्टर के पास। ने कहा मुझे तो 8 महीने से पीरियड्स नहीं आया, मुझे मेनोपॉज हो गया, क्योंकि 45 ईयर्स थी। तो उसने कहा पहले आप अल्ट्रासाउंड करा के आइए। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो 8 महीने का बच्चा उसके पेट में था। शी वॉज 45 ईयर्स एंड हस्बैंड वॉज 48 ईयर्स, लेट मैरिज थी, दे ऑल आर हैप्पी। वो थे कि ठीक है मेनोपॉज हो गई तो कोई बात नहीं, हस्बैंड ने भी एक्सेप्ट किया था, उसने भी किया, मगर वो प्रेग्नेंट थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई एज नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे मेनोपॉज है, मगर शी वाज प्रेग्नेंट। तो इसीलिए इसकी कोई एज नहीं है, इसकी कोई एज नहीं है। अगर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, किसी का एक्टिव है, नॉर्मल है, सारी चीजें सही हैं, शादी को उसके हार्डली 1-1.5 साल हुआ था। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि हम किसी के लिमिट नहीं लगा सकते कि आपकी इतनी उम्र हो गई है तो आपके बच्चे नहीं हो सकते। अच्छा, हर कपल जो है वो चाहता है कि उसको अल्लाह ताला जो है वो औलाद की नेमत से नवाजे, लेकिन अगर ट्राई करने के बाद भी जो है वो फ़ीमेल कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? आप दोनों पर्सपेक्टिव से बताइएगा कि मेल की क्या वो है और फीमेल की क्या वो है। फीमेल में 2 प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो रीजंस होते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। एक होती है ओव्यूलेशन, अंडे बन रहे हैं, हर महीने एक एग रिलीज होता है, और दूसरा ये होता है कि ट्यूब्स पेटेड, ट्यूब्स फैलोपियन ट्यूब खुले हुए होने चाहिए। मेजर जो ये 2 प्रॉब्लम्स ये होते हैं, इनका होना ज़रूरी होता है, और इनका हमें जांचना या चेक करना या टेस्ट करना ज़रूरी होता है। मेल में होता है कि सीमेन एनालिसिस, जो हस्बैंड का पानी होता है उसके अंदर जरासीम का एक खास अमाउंट होती है, 20 to 60,000, ये होना जरूरी थी। उसकी मोटिलिटी सही हो, उनकी बनावट सही हो, ये चीज़ें हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सही हो। और दूसरी भी वजूहत होती है, वो बेसिक जो कॉमनली देखी जाती है, ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें ये होता है कि इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। अगर कोई आगे पीछे कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी मोस्ट कॉमनली आजकल PCOS का प्रॉब्लम है, PCO होता है, उसको हम ट्रीट कर देते हैं। ओव्यूलेशन के प्रॉब्लम में PCOS आ जाता है, ये देख लेते हैं, उसको ट्रीट कर देते हैं। कुछ प्रॉब्लम और दूसरे होते हैं, उसे ठीक कर लेते हैं। ट्यूब में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उमूमन ट्यूब के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए फिर हम IVF की तरफ भेज देते हैं। और अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम, काउंट में कोई प्रॉब्लम है, मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बाईपास करके या तो हम IUI करवाते हैं। IUI का मतलब ये होता है कि हस्बैंड के सीमेन को या उसके पानी को सेंट्रीफ्यूज करके वुमेन में इंसर्ट करें, उससे भी प्रेगनेंसी हो जाती है। या और अमाउंट भी कम हो, मोटिलिटी भी कम हो, तो फिर हमारे पास IVF का ऑप्शन बन जाता है। कुछ मेडिसिन भी कहते हैं कि मेडिसिन इफेक्टिव होती हैं, तो उनको भी 1-2 महीने ट्राई करते हैं। अगर नहीं हो सकता, नहीं सही होता, तो फिर हम IVF की तरफ भेज देते हैं। मगर जो टेस्ट होते हैं ज़रूरी लाजमी टेस्ट हैं, एक एग के लिए होता है, अंडे का टेस्ट होता है, एक टेस्ट ट्यूब्स के लिए टेस्ट होता है, एक सीमेन का टेस्ट है, 3 टेस्ट जरूरी होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हस्बैंड के टेस्ट नहीं होते हैं, फीमेल के टेस्ट होते रहते हैं, और ब्लेम गेम फीमेल पे होता है। अच्छा, प्रेगनेंसी डायग्नोस करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? कि मैंने सुना है कि ब्लड टेस्ट पहले करवाना चाहिए, इस तरह का कुछ है, तो आप बताएं। मेरे 3rd ईयर के स्टूडेंट आते हैं ना, मैं सबसे पहले उनसे ये सवाल करती हूँ। सारे लोगों सिनेरियो देते हैं, उसका भी सवाल करती हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए अगर 24 आवर्स में आपको डायग्नोस करना है तो सीरम बीटा-एसिड। फिर 24 आवर्स के बाद रिलायबल जो है डिपिस्टिक जो होती है, स्टिक मिलती है 20-25 रुपए की, शायद अब 60 रुपए की होगी, उसमें भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। फिर अगर 5-6 दिन गुजर जाए तो आपके लैब में आ जाता है। लैब टेस्ट में यूरिन अगर भिजवा दें, मॉर्निंग सैंपल होता है, उसमें होता है। फिर ये कि अगर 6 हफ्ते हो गए हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। ये अच्छे तरीके हैं। और बहुत सारी पेशेंट ऐसी होती हैं जो बहुत यूज टू ऑफ प्रेगनेंसी होती है, 4 बच्चे हो गए, 5 में दिन के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके बाद उनको नोजिया वोमिटिंग होता है, वो सेल्फ एज्यूम कर लेती हैं मैं प्रेग्नेंट, उन्हें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होती। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए कि हेल्दी मदर भी रहे और बेबी भी हेल्दी रहे?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो पहली दफ़ा कोई प्रेग्नेंट होकर हमारे पास आता है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है, ये हमारी पेशेंट बहुत बहुत टाइम देती है। मैं ज़रूर पेशेंट को ये आपकी फॉरवर्ड करूँगी कि ये बात जो है ना, सासें भी हमारे साथ आती हैं, सासों के अपने 7 बच्चे भी होंगे, मगर हर पेशेंट सास या माँ हमसे यही सवाल करती है, क्या एहतियात करनी है, क्या खाना है। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है, पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना, 3 महीने, 3 महीनों में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, इससे 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहले महीने में पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग बहुत बुरा होता है, वो कुछ नहीं खा सकती है, सबको ये शिकायत होती है कुछ नहीं खा रही, कुछ नहीं खा रही। ऐसे में क्या करते हैं, जूसेस पिलाना शुरू करते हैं, जूसेस पिला देना। अगर आजकल देखिए डायबिटीज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, हर दूसरी फैमिली में डायबिटीज है, दूसरी फैमिली। और डायबिटिक फैमिली और प्रेगनेंसी इटसेल्फ डायबिटोजेनिक होती है। अल्लाह ताला ने खुद अंदर ऐसा इंतज़ाम किया है, जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट होती है उसका प्लेसेंटा, उसका बॉडी मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है, वो खुद ग्लूकोज बनाना शुरू करता है कि जिसको नहीं भी होती उसको खुद ग्लूकोज खुदा प्रोवाइड कर रहा है कि तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को ग्लूकोज खुद ब खुद तुम्हारी बॉडी से खुद मिलेगा। इसलिए प्रेगनेंसी को कहते हैं डायबिटोजेनिक है, वो ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रेगनेंसी तो कर रही है, तुम्हारी फैमिली जेनेटिक में भी है कि प्रेगनेंसी की शुगर होगी, और ऊपर से भी जहाँ उसने वॉमिटिंग शुरू की, सास ने, नंदों ने, शौहर ने, सब ने उसको जूस भी पिलाने शुरू कर दिए, तो ये शुगर उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो जूसेस से वो फैमिली तो अवॉइड करें जिनके यहाँ शुगर है, और जूसेस के अलावा ORS दे सकते हैं, ORS दें, और खाने में यानी जूसेस इतना एक्सेसिव जूसेस का इस्तेमाल ना किया करें, और ORS दें। खाने में जो चीज़ें हैं, आम चीज़ें हैं जो वो खा सकती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, एसिड जब से खाली हो जाता है ना पेट, उसमें एसिड बन जाता है जिसकी वजह से वोमिटिंग ज़्यादा होती है। तो खाने की जो भी चीज़ें उसे थोड़ा 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 लें। खाने में जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसमें, जिसमें जो चीज़ें कैल्शियम कंटेनिंग है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, विटामिन C है, B1 है, इन सब चीज़ों की जरूरत, विटामिन B की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। उनके लिए हमें दूध है, पनीर है, मक्खन है, ये वाली चीज़ें लें। दालें हैं, हरी सब्जी है, इनमें आयरन होता है, ये सब चीज़ें लें। इनसे मतलब नहीं भी खाया जा रहा तो थोड़ा 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 खाते रहें। और परहेज किस बात है, आपको ना अवॉइड करें चीज़ों को। परहेज में ना, हमारी प्रेगनेंसी में ऐसा किसी चीज़ का परहेज नहीं है। परहेज अगर किसी चीज़ का है तो जो टिन फूड्स होते हैं ना, जिनसे अपने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इसमें, इससे इन्फेक्शन का खतरा होता है, वो चीज़ें ना लें। प्रिजर्वेटिव है, स्किम मिल्क है, या ऐसी चीज़ें जिनको महफूज किया गया, ऐसी चीज़ें ना लें। कुछ लोग हमें आके पूछते हैं कि पाइनएप्पल खा लें हम प्रेगनेंसी में, मुझे परेशानी होती है। मैं कहती हूँ आप 1 साल में कितनी दफ़ा पाइनएप्पल खाते हैं? और मैंने अवॉइड करती हूँ कि पाइनएप्पल जो होता है ना वो अबॉर्टिफिकेट होता है। तो मैं पूछती हूँ आप कितनी दफ़ा खाते हैं, 1 साल में कितना पाइनएप्पल खा लेते हो? तो कितना खाते हो? अब 9 महीने ना खाओगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ना खाओ, पाइनएप्पल ना खाओ। और बाकी चीज़ें, एक कंसेप्ट ये होता है, हमारे पास पेशेंट जो पूछते हैं वो खजूर बहुत गर्म होते हैं, क्या हम खजूर खा लें? अच्छा, हमारे उसमें गर्म और ठंडे का कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो हम लोग तो बेजार के कहते थे भाई फ्रिज में रख के खा लो, ठंडा हो जाएगा। मगर है ये कि कैलोरीज ज़्यादा होते हैं। हमें गर्म का मकसद ये होता है कि कैलोरीज ज़्यादा है, ज़्यादा कैलोरीज है, मगर कोई इसका परहेज नहीं है। खजूर खाना हम तो खुद कहते हैं, 5 खजूर सुबह अगर 1 कप दूध के साथ खा लिया तो आपको किसी आयरन की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में कि आपको शुगर नहीं है, आपकी फैमिली में शुगर नहीं है, तो आप 5 खजूर सुबह 1 गिलास दूध के साथ ले लें, तो आपको आयरन की किसी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो खजूर ले सकती हैं, दूध का 1 गिलास ले सकती हैं, और हरी सब्जियां लें। अब हरी सब्जियों में लेने में ये है कि उसे पकाने में ये ना करें कि इतना भून के पकाएं कि उसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाए। दम पे जो भी चीज़ें पकाएं, दम पे पकाएं। अच्छा, अवॉइड करने में एक चीज़ और मुझे याद आई कि हमारे यहाँ सलाद खाने का बहुत फैशन है। ये एक तो डाइटिंग बहुत होती है और लोग कहते हैं सलाद खाना बहुत अच्छा है, और कच्ची सब्जियां जो खाते हैं ना, इससे इन्फेक्शन, अच्छी तरह वॉश नहीं होती, इससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी आम आदमी खा ले तो वो तो टॉलरेट कर जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनो डेफिशिएंसी भी होती है, तो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका जाना बड़ा मुश्किल होता है। आम आदमी को, अगर आपको हो जाए कोई इन्फेक्शन, आपने सलाद खा ली, सलाद वाला जो इन्फेक्शन है ना वो आपको हो गया, तो मैं आपको 4 एंटीबायोटिक दूंगी, सही हो जाएगा। वो प्रेगनेंसी में इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें मैं उस इन्फेक्शन को करेक्ट करती रहूँगी ना, वो सही नहीं होता। तो जो सैलेड वगैरह, ये कच्ची सब्जियाँ हैं तो उनको
बहुत प्रॉपरली वॉश करना, तो आप सैलेड को ले लें। ना ऐसी कच्ची सब्जियां भी अवॉइड करें, सब्जियों को पका के खाएं, पकाएं तो स्टीम पे पकाएं, ऐसे नहीं कि उसे अच्छी तरह ऑयल में डाला, खूब अच्छी तरह भूना, उससे उसकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, वही घास फूस रह जाएगी। आपने बीपी की बात की, तो अगर बीपी पहले से किसी को है तो फिर क्या प्रिकॉशंस होंगी? प्रिकॉशन में देखो, ऐसी कोई प्रिकॉशन प्रेगनेंसी को हमारे यहाँ ना ऐसे लिया गया है जैसे कोई बीमारी हो। प्रेगनेंसी इज ए फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मगर एक हाइपरटेंशन अगर हो जाता है या किसी को प्रेगनेंसी में हो जाता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है वो 20 वीक से बाद है, और अगर कोई पहले से हाइपरटेंसिव है तो खाने पीने में, जैसे कहते पुराने ज़माने में कहते थे कि अभी भी लोगों को कॉन्सेप्ट है कि हमने तो नमक भी बंद कर दिया, हमने चिकनाई भी बंद कर दी। नमक और चिकनाई बहुत पुराने जमाने में 40 साल पहले वाली नमक चिकनाई थी, जिसमें खाना बनता था तो उसमें इतनी चिकनाई डलती थी। अब किसी के घर में इतना किसी के पास पैसा है कि इतनी ज़्यादा ऑयल खर्च करे घर में, किचन में, तो ऑयल भी अब किसी का इतना नहीं डलता और नमक भी नहीं डलता। सारे लोग अब कम नमक खाते हैं। बाजार के खानों में भी अगर आप खाएं तो उसमें भी नमक बहुत कम होता है और चिकनाइयाँ भी नहीं होती, एक्सेप्ट वो पठान का पराठा और अंडा जो होता है उसमें बहुत चिकनाई, वो अवॉइड करें। मगर ना सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन है ना इसकी चिकनाई की रिस्ट्रिक्शन, ये 2 रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके अलावा और कोई मतलब ऐसी रिस्ट्रिक्शन खास प्रेगनेंसी में कोई नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखिए कुछ बेचारी खवातीन होती हैं, सास और महिमाएं कहती हैं सीढ़ी मत चढ़ो और ये हील्स मत पहनो, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन खवातीन लगाती हैं। उसके बैकग्राउंड में क्या है, ये नहीं है कि मिसकैरेज हो जाएगा, बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा। बच्चा तो बेचारा भी मासूम सा छोटा सा अंदर है, अभी वो नीचे नहीं आएगा इस हील पहनने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से। उसके पीछे मैं सोचती हूँ जैसे पुराने ज़माने में लोग बहुत सारी चीज़ें आपको हिदायत देने के लिए, उसके पीछे बैकग्राउंड में कोई और बात होती थी कि जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं ना तो आपका ब्लड वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है और सर्कुलेशन इतनी बढ़ जाती है और बीपी एकदम कम हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बीपी कम होता है, तो जैसे कहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहती है कि चक्कर आ रहे हैं, जैसे ही खड़ी होती है तो सर्कुलेशन दिमाग में नहीं जाती है तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं। अगर वो हील पहन के सीढ़ियाँ चढ़ेंगी तो चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगी, हेड इंजरी हो जाएगी, बच्चे को कुछ नहीं होगी, माँ को नुकसान हो। तो इसके बैकग्राउंड में जो वो है केयर है, जो सास केयर कर रही है, जो माँ केयर कर रही है, सीढ़ी ना चढ़ो, हील ना पहनो, ऐसे ना जाओ, बाहर मत फिरो, बाजारों में मत फिरो, वो केयर किसकी है? वो बच्चे की केयर नहीं है, इट्स सिर्फ उस लड़की की केयर है जो बहू बन के आपके घर में आई है, वो उसकी केयर कर रही है कि आपका। उन लोगों को ये नॉलेज तो नहीं है कि ये रीजन क्या है, बीपी लो होता है, यानी ये तो डॉक्यूमेंटेड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बीपी लो होता है। आप जब भी देखें आपके पास में मेरा बीपी लो हो रहा है, 90-40, 90-50, 90-60 इनिशियल बीपी इतना लो हो रहा होता है, उसमें ना चक्कर आते हैं और सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा 40% वॉल्यूम जो है ना प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, दिल को काम ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे ही खड़ी होती है चक्कर आता है, चक्कर आके गिरने लगती है। फिर जब वो चलती है तो मेंटेनेंस नहीं होती, तो केयर किसकी है? पेशेंट की केयर, कि आप सही से चलें, सीढ़ी चढ़ेंगे तो गिर जाएंगी, आराम से रेस्ट करवाती हैं। आधी कौम तो रेस्ट कर रही होती है प्रेगनेंसी, वो रेस्ट इसीलिए करती है, चलती है तो चक्कर आता है। आप अपनी फिजियोलॉजी को बेहतर करें, जिसमें आप खड़े हो 3 बड़े सांस लें, चलें 3 बड़े सांस लें, ठहरें, उसके बाद वॉक करें, कोई चक्कर नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। हीमोग्लोबिन होता है 12 और चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है, रीजन क्या है? बीपी लो है। आप अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, आराम से चलें, 3 बड़े सांस लेके पहले बिस्तर से बैठें, फिर खड़े हो, 3 सांस लें, फिर चलें। और बीपी की एहतियात में वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बीपी की एहतियात में अपने डॉक्टर से रजू करें, जिस वक्त मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन एडवाइस करें, मेडिसिन लें, प्रॉपर लें, मेडिसिन पूरी प्रेगनेंसी लेनी है। और ये तो जब मेरा बीपी हाई होता है जब मैं ले लेती हूँ, आपको कैसे पता चलता है आपका बीपी हाई? बीपी हाई तो उस वक्त नहीं, थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको मेडिसिन लेनी है। अच्छा, आजकल जो यंग लड़कियां हैं वो स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, तो विटामिन ए के सिरम्स लगा रही हैं, जैसे हम रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन सी लगा रही हैं और केमिकल पील्स और पता नहीं क्या क्या। तो क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान लगाना चाहिए? गुड, अच्छा क्वेश्चन। विटामिन ए जो है ना, उसकी एक हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है, जो अगर उसे एक्सीड हम कर जाए तो वो नुकसान देती है। विटामिन ए जो है 22,000 इंटरनेशनल यूनिट तक तो सेफ है,
और 22,000 इंटरनेशनल से एक्सीड कर जाए, अगर एब्जॉर्ब कर जाए तो नुकसान है। तो आप इसको चेक कर लें कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं स्किन पर, तो वो क्या एब्जॉर्ब होके जाके फिर प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या बच्चे के अंदर जाएगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, इतना नहीं हो सकता। अगर आपके एप्लीकेशन में जो अप्लाई कर रहे हैं 2000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है, वो एब्जॉर्ब होके बच्चे के अंदर जाके प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिर बच्चे में जाके प्रॉब्लम करता है, तो आप अवॉइड करें। मगर क्योंकि हम लोग को इतना इल्म नहीं होता, हमें ये पता है कि विटामिन ए प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम हर तरह की मेडिसिन को अलग कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम करें, इसे अलग करें। मगर हम प्रेगनेंसी में जो सप्लीमेंट्स दे रहे हैं उसमें विटामिन ए का लेस देन 22,000 है, चीज़ें होती हैं, हम देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूध में ज़ाफ़रान मिलाएं उससे बच्चा गोरा होता है, ये मिथ मैंने सुनी है, क्या ये सही है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट है ना कि भाई बच्चा जो है ना वो गोरा ही होना चाहिए। मैंने तो नारियल सुना है, नारियल मैंने दो सुना है। आपने तो ज़ाफ़रान में मेरी नॉलेज में पहली दफ़ा इजाफा किया। मैंने सुना है सूरह यूसुफ पढ़े, हज़रत यूसुफ बहुत खूबसूरत थे, तो आपका बच्चा खूबसूरत हो जाएगा। दूसरा मैंने सुना है नारियल का पानी पिए, नारियल खाएं तो नारियल जैसा बच्चा हो जाएगा। मैंने ये सुना है, मगर असल फैक्ट ये है कि देखिए पीरियड्स कब आते हैं, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है आपका ना, उसके बाद डे 14 पे ओव्यूलेशन होती है। जिस दिन ओव्यूलेशन, उसकी लाइफ एग की लाइफ होती है 24 आवर्स की। 24 आवर्स में फर्टिलाइजेशन हुई, 23 क्रोमोसोम्स इधर से आए वाइफ के, 23 आए हस्बैंड के, दोनों फर्टिलाइज हो गए। ये डे कौन सा था मेंसेस का? 14 डे था। 14 डे में फर्टिलाइजेशन हो गई, 23 46 बन गए, 46 पर डिसाइड हो गया बच्चे का कलर कैसा है, बच्चे की आंख कैसी है, इसके बाल कैसे होंगे, इसके गाल कैसे होंगे, ईच एंड एवरीथिंग डिसाइडेड बाय डेट 14। अभी तो पता ही नहीं है प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई, ईच एंड एवरीथिंग उस दिन डिसाइड हुई। और जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जब IVF करते हैं, IVF क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं तो कहते हैं कि बच्चे की आंखें मुझे नीली चाहिए, तो उसी वक्त क्रोमोसोम में चेंजेस करके उसी दिन क्रोमोसोम में चेंज, नीली आंखें डाल दी, रंग गोरा डाल दिए, बाल पीले डाल दिए, बना के क्रोमोसोम में फिर पिट्री डिश में डाल के उनको बच्चा बनाया जाता है। मतलब बिफोर कंसेप्शन ये डिसाइड हो जाता है इस क्रोमोसोम में। 7 नस्लों में मेरा भतीजा है, उसकी आंखें बिल्कुल नीली हैं। अब बिल्कुल वो कहाँ किस पे गया है, 7वीं नस्ल है कहीं पे गया है, तो 7वीं नस्ल से जो जीन्स चली आ रही ना, तो वो बच्चे बनाती है। अब आप जितनी भी ज़ाफ़रान डालने या लोबान डालने। अच्छा, मैंने जो है वो 2 टर्म्स सुनी है, ईक्लैम्शिया, प्रीक्लैम्शिया जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, तो उसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट करना। क्लैम्शिया, प्रीक्लैम्शिया, इसको जानने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा। सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री में जिसके हाई ब्लड प्रेशर है, सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं आपसे। आप हैं, जैसे मैं कहूँगी आपकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर है, तो इतना लगता है कि जैसे वाइफ बैठी, नहीं 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 मेरी फैमिली में तो किसी को है ही नहीं, 7 पुश्तों में कोई बीमारी से डिनाइल फेस में जा रही है। ये हमारे लिए बहुत बुरा होता है। सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें हाँ मेरी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर है। जहाँ कोई एक्सेप्ट करते हैं हमारी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर है, उसे हाईलाइट करते हैं फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर, तो उसके बीपी को हम आँख खोल खोल के देखते रहते हैं। 20 वीक्स के बाद हाई ब्लड प्रेशर वाली पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर को हम मैनेज कर ही रहते हैं, तो यूरिन में एल्बुमिन आ जाता है, चर्बी आने लगती है, तो ये प्रीक्लैम्शिया। और पैरों में वरम आने लगता है, पैरों में वरम, यूरिन में चर्बी या एल्बुमिन और ब्लड प्रेशर हाई, दिस इज द प्रीक्लैम्शिया। ये प्रीक्लैम्शिया होता है। प्रीक्लैम्शिया आगे बढ़ता है आंखों में, यानी फिर ये सर में दर्द शुरू हो जाता है पेशेंट के सर में, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को हमने गोलियां दे के सबसाइड तो किया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया, पर पैथोलॉजी अंदर मौजूद है। बच्चा और प्लासेंटा ये पैथोलॉजी है, ये जब तक अंदर रहेंगे सारा सिस्टम खराब रहेगा। ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, वरम रहेगा, चर्बी आती रहेगी, किडनी इफेक्टेड रहेगी, पूरे सिस्टम को इफेक्ट कर देगी। किडनी भी इफेक्ट है, लिवर भी इफेक्ट हो रहा होता है, सारी चीजें इफेक्ट होती है। तो और सर में उसके दर्द शुरू हो जाता है, पेशेंट के सर में दर्द होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो भी इफेक्टेड हो जाता है। अब वो इफेक्ट हो रहा है तो उसके बाद फिट्स पड़ रहे हैं, पेशेंट झटकों में आती है, उसको कहते हैं इक्लेम्शिया। प्रीक्लेम्शिया क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, पेशाब में चर्बी आना, वरम का आ जाना, ये तो प्रीक्लेम्शिया हो गई, ये हमारी हाई रिस्क पेशेंट में जाती है।
उसको हम समझा देते हैं कि आंखों में सितारे चमके, सर में दर्द होता आ जाएगा। आते आते पता हमारे पास उसको झटके पड़ गए, वो फिट्स हो जाते हैं, तो उसको इक्लेम्शिया अगर हो गया है, तो इक्लेम्शिया के अगर साइन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका इलाज क्या है? बच्चे को बाहर निकालो, टर्मिनेट करो, सीजर से करो, जिस तरह भी करो, बच्चे को बाहर निकालो। और अगर फिट्स पड़ गए तो सबसे पहले फिट्स कंट्रोल करते हैं, हम दवा देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, और उसके बाद बच्चे को बाहर निकालो, सीजर करके निकालो। चाहे बच्चा 30 हफ्ते का है, चाहे बच्चा 32 हफ्ते का है, चाहे 28 हफ्ते का है बच्चा, बचे या ना बचे, फिट्स कंट्रोल करने के लिए बेबी को बाहर निकालते हैं ताकि माँ की जान बचे। इस फिल्मों में नहीं देखा आपने, हम 2 जानों में से 1 जान को बचा सकते हैं, ये वो वाला डायलॉग है। प्रेगनेंसी तो हमने बहुत डिस्कस कर ली, अब डिलीवरी के टाइम ये बताएं कि आप डॉक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जो पेशेंट है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएगा या सी सेक्शन की तरफ जाएगा? बेटा हम लोग ना डिलीवरी के टाइम में डिसाइड नहीं करते। जैसे हमारे पेशेंट का एटीट्यूड होता है जिस दिन प्रेगनेंसी ठहरती है, हमारे पास पीटी पॉजिटिव आते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होगी ना, नॉर्मल हो गई, सीजर होगा बता दें। जिस वक्त प्रेगनेंसी पॉजिटिव उस वक्त तो हम नहीं बता सकते कि नॉर्मल होगी या सीजर होगी। हम उस वक्त हमारा ये आंसर होता है जो मैं आपको इस वक्त दे रही हूँ। 36-37 वीक्स पे हम पेशेंट का इंटरनल चेकअप करते हैं, जिसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। एक चीज़ होती है बिशॉप स्कोर, कि यूट्रस का मुंह खुला है या नहीं खुला है, हड्डी सही है, सर बच्चे का नीचे आया या नहीं आया, बच्चे का वजन कितना है, पानी कितना है। ये एक नॉर्मल पेशेंट का बता रही हूँ। बच्चे का वजन इतना है, 3.5 है, इससे कम है, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि बच्चा गुजर के नॉर्मल आ जाए। फिर बच्चे का सर नीचे फिक्स हो गया, हड्डी में फिक्स हो गया है, और यूट्रस जो सर्विक्स कहते हैं, यूट्रस का मुंह सर्विक्स है, वो ओपन होने जा रहा है, सॉफ्ट है, बहुत हमें फेवर दे रहा है, फेवरेबल कहते हैं, फेवरेबल है, ये कह रहा है कि हाँ मैं हो जाऊंगा। तो हम 37 वीक्स पे कह देते हैं कि हम आपको फुल ट्रायल देंगे और ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है। और अगर इसमें ये चीज़ें फेवर में नहीं होती, हम कहते हैं आपको ये पहला बच्चा है, पहले बच्चे की बात करें, ये फेवर में नहीं है, फिर भी अभी 37 वीक्स है, हम 40 वीक्स तक आपको फुल ट्रायल देंगे। मेरा जो तरीका है, हाँ आपको फुल ट्रायल देंगे, आप 40 वीक्स तक जाइए। अब 40 वीक्स तक वो पेशेंट जाती है, तो 40 वीक्स में फिर हम उसे ऑफर करते हैं, हम आपको इंड्यूस करें। अगर बीच में जो फेवरेबल होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं, पेन आ गया उनको, कुछ भी हो गया, वो आते हैं, डिलीवर हो जाते हैं। नहीं होते डिलीवर, वो एक अलग की स्टोरी, उसको छोड़िए। नहीं डिलीवर नहीं आए पेन में, हमने उनको इंड्यूस किया। इंडक्शन में तरीका होता है, टैबलेट डाली, फॉलिस डाला, इंड्यूस किया, उनको आर्टिफिशियल पेन दी। अगर वो फेवरेबल था तो डायलेट होता है, बच्चे का सर नीचे आता है, नॉर्मल डिलीवर हो जाता है। अगर वो फेवरेबल नहीं था तो वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, और उस स्पॉट पे अटकने का रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है बच्चे की या तो पोजीशन सही नहीं है, या माँ की हड्डी सही नहीं है, या बच्चे के गर्दन में कॉर्ड अराउंड नेक है, बच्चे के हरा पानी छूट जाता है, सीटीजी हम निकालते हैं, धड़कन खराब होने लगती है, तो हम उसको सीजर करते हैं। सीजर जब भी करते हैं, सीजर जस्टिफाइड करते हैं, घर वालों को बताते हैं, उनको शामिल करते हैं कि ये रीजन है, आप एग्री हैं तो हम सीजर करें, नहीं एग्री हैं आप लिख दें, बच्चा जैसा भी है आपका है, हमारा जिंदा या मुर्दा आपका बच्चा है, बता के हम सीजर करते हैं। ये तरीका होता है। ये चीजें फेवर में है अगर, तो इसका मतलब सारी चीजें सही है तो सीजर होगा, नहीं फेवर में नहीं है तो सीजर होगा, फेवर में है तो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो फैक्टर क्या है? वो एक बच्चा हुआ, एक क्या इसको इस तरह बात इसको डिस्क्राइब इस तरह करते हैं, एक पैसेज होता है जो जिस रास्ते से बच्चा गुजरेगा, एक पैसेंजर होता है जो बच्चा होता है। पैसेंजर और पैसेज फेवरेबल है तो डिलीवरी हो जाएगी, पैसेज ही फेवरेबल नहीं है और पैसेंजर बहुत मोटा है तो कैसे डिलीवरी होगी? अच्छा, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि जो है ना वो गायनिकोलॉजिस्ट जो है ना वो चाहती है कि जो है ना वो पैसे बनाए, हॉस्पिटल चाहता है कि वो पैसे बनाए, इसीलिए जो है ना वो नॉर्मल केस को भी जो है ना वो उसकी ऑपरेशन की तरफ भेजते हैं, ये लोग पैसे बनाने वाले हैं। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? इसके बहुत से एस्पेक्ट है। एक बात तो ये है कि ना अगर डॉक्टर चाहती है सीजर कर दे पैसे बनाए, तो दूसरी तरफ जो लोग हैं ना, लोग भी अब वो नहीं रहे कि अगर बच्चा जिंदा हो या मर जाए तो लोग मर जाए या खराब हो जाए, नर्सरी चले जाए तो कहें ये अल्लाह की मर्जी थी। पहले ज़माने में लोगों को कुछ भी हो जाता तो कहते अल्लाह की मर्जी थी, आपने कोशिश की पैदा करने की। पहले ज़माने में, आज क्या होता है, ज़रा से बच्चा 19-20 हो जाता है ना तो हॉस्पिटल के सारे शीशे दरवाजे तोड़ देते हैं और मीडिया को बुला लाते हैं, और मीडिया आता है कहता है कि ये डॉक्टर कातिला है, ये घर में बैठी रही और हमारा बच्चा मर गया।
जबकि होता यही है, कंसल्टेंट तो घर में बैठता है, एक हॉस्पिटल के पूरा अमला होता है जो बच्चे को मॉनिटर कर रहा होता है, सीटीजी बनती है, घर में भेजते रहते हैं मोबाइल में, वो तस्वीरें बन रही होती हैं, ये कातला है, ये घर में बैठी रही, हमारे बच्चे को ये हो गया वो हो गया। नॉर्मल की ही कोशिश में जब ये अंजाम होता है तो उसकी तस्वीरें लग रही होती हैं, फेसबुक पे आ रही होती हैं, यूट्यूब पे आ रही होती हैं, इतना उसको बदनाम किया जाता है। तो इन हालात में सर्वाइवल के लिए डॉक्टर को इतना सा भी क्लू मिलेगा कि इसकी डिलीवरी थोड़ी देर लगेगी, देर लगी अगर तो बच्चा खराब हो जाएगा, बच्चा खराब हो गया तो मेरा नाम खराब होगा, तो कोई अपने आप को क्यों बुराई में डालेगा, कोई क्यों अपना टाइम और नाम खराब करेगा, तो फिर वो सीजर की राह लेती हैं। जरा भी जहाँ उन्हें थोड़ा सा भी शक होता है, थोड़ा सा भी डिले लगेगा, थोड़ी सी भी बुराई लगेगी, तो वो आसान रास्ता अख्तियार करेंगी ना। वैसा जिस वक्त एक गायनेकोलॉजिस्ट एक माँ और बच्चे के साथ खड़ी होती है, उस वक्त उसे सिर्फ दोनों की जिंदगी देखनी होती है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, शुगर होती है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, फिट्स हैं, ये है, अभी तो और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, एब्रप्शन होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, पीपीएच होता है। हम लोग तो जानों से खेल रहे होते हैं, उस वक्त पैसा वैसा किसी को नजर नहीं आता, सबको ये तो इनकी जानें बच जाए, इनकी जानें बच जाए, पैसा नजर नहीं आता। कितनी दफा तो अपनी जेबों से पैसे निकाल निकाल के इनके काम करने पड़ते हैं, वो किसी को नजर नहीं आते। उस वक्त सिर्फ जान, बच्चा बच जाए, माँ बच जाए। तो सीजर इसी वजह से किए जाते हैं कि इनकी जानें बच जाए, क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग हैं ना वो बेरहम हो चुके हैं, उनका खुदा पे से ईमान चला गया, वो समझते ये डॉक्टर की हाथ में जिंदगी थी, इसी को मौत दे दी। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है, एक एक्सपेक्ट तो ये होता, दूसरा एस्पेक्ट ये है, इससे पहले पुराने ज़माने में अगर आप चले जाएं, जब नॉर्मल डिलीवरी बहुत होती थी, लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करते थे। खुद मेरी वालदा के 7 बच्चे पैदा हुए, नॉर्मल 4 फुट की अम्मी होती, उस पर उन्होंने 7 नॉर्मल बच्चे पैदा किए। मेरे पास होती तो मैं तो सीजर करती थी 7। तो उनका उस वक्त जो सेटअप था, वो सेटअप क्या था, सिलबट्टे पे हम लोग बैठ के मसाला पीसते थे, और क्या करते थे, कबाब के मसाले पीस रहे, थोड़ी सी चटनी भी बनानी है, थोड़ा सा अदरक लहसुन भी पीसना है, तो वो भी ज़मीन पे बैठ के मसाला स्क्वाट पोजीशन में बैठे और उन्होंने मसाला पीसा, ज़मीन पे उठे, ज़मीन में बैठे, झाड़ू दे रहे हैं, पोछे लगा रहे हैं, मासियों का कहीं नामो निशान नहीं है, पूरे 400 गज के घरों में रहे हैं, पूरे घर की सफाइयाँ, गलियों की सफाइयाँ, रोज़ाना धुलाइयाँ, कपड़े धोना, कपड़े बना, हर काम सारे बच्चे खुद पाल लिए। और क्या काम होते थे, सारे काम करते थे, खुद करते थे। तो ये थे कि जैसे बोन्स होती है ना, बोन्स में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं, लिगामेंट्स मोबाइल होते हैं, मोबाइल यूं मोबाइल उड़ाते हैं, जिसको बच्चे की डिलीवरी होती है, सारे जॉइंट्स यूं खुल जाते हैं, बच्चा यूं बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 6 बच्चे पैदा हुए, 7 हुए, लोगों के 10-10 हो जाते थे, कोई सीजर नहीं होते थे। आज क्या है, पूरी सिटिंग ऊपर है, सारे ऑस्ट्रेलियन किचन है, अमेरिकन किचन है, वॉशरूम सारे सब कमोड में, मासियाँ भी कमोड में बैठती हैं। अब तो मासियाँ भी घर में डब्ल्यूसी में नहीं बैठती, उनके भी सीजर हो रहे हैं, झाड़ू सब खड़े होकर लगा रही है, मासियाँ भी खड़े होकर पूछा झाड़ू कर रही है। तो ये इससे सारे जो आपके लिगामेंट्स है ना, सब स्टिफ होकर सब जॉइंट जो बोन्स बन चुके हैं, मोबाइल नहीं है। आपकी जो पेल्विक बोन की हड्डियाँ मोबाइल नहीं है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, तो उनसे बच्चा निकल के आएगा कैसे, हड्डी से हड्डी बन जाएगा, वो खुलती नहीं है। तो ये सारा ब्लेम डॉक्टर को क्यों जा रहा है, ये लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल बहुत सारे लोगों के हो जाते हैं नॉर्मल बच्चे, तो उनकी फैमिली में होता है, मोबिलिटी होती है, बोन्स में मोबिलिटी होती है, उनके बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, मगर ये डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से सीजर का रेट बढ़ गया। अच्छा, अगर पहला जो है वो पहली डिलीवरी सी सेक्शन हुई है, तो क्या लाजमी है कि वो दूसरी वाली भी सी सेक्शन हो, तीसरी वाली भी सी सेक्शन हो, या वो हो सकती है दूसरी वाली नॉर्मल? ये डिपेंड करता है कि पहली सीजर की क्या इंडिकेशन थी। अगर पहला ब्लीच की वजह से हुआ है और सीपीडी नहीं है, या कोई और प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हुआ है और सीपीडी नहीं है, अगले में भी वही जो मैंने पहले वाली पोजीशन बताई थी कि फेवरेबल सारी चीज़ें हैं, तो पहला नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मेरे कई पेशेंट ऐसे, बल्कि डॉक्टर्स हैं ऐसे, जिनके पहले सीजर कहीं और हुए थे, उसके बाद मैंने 4-4, 5-5 डिलीवरी उनकी नॉर्मल करवाई है। मैं आपको नाम भी बता दूंगी, आप जाके उनसे मिलिए, उनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, ये लाजमी नहीं है। इस पेशेंट का कॉपरेशन भी ज़रूरी होता है और क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी होता है कि आप बर वक्त आपको मुतला करें, आए आपके पास जब उनको पेन आ जाए और आप उनको नॉर्मल डिलीवर करा सकें। अच्छा स्टाफ जो मैनेज कर ले आपके लेबर को, वो ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हो जाए। पहला सीजन भी ऐसे अच्छे हाथों में हो कि वो नेक्स्ट जब आप लेबर ले रहे हो तो रप्चर ना हो, डिलीवरी में स्कार रप्चर ज़रूरी नहीं।
अच्छा, सी सेक्शन अगर किसी का होता है तो जाहिर सी बात है कि पूरा ऑपरेट हुआ है, कट लगे हैं, हर चीज़ हुई है, तो फीमेल को कितना टाइम वेट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए? क्योंकि अगर वो हील अप नहीं होगी, दोबारा प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसके लिए नुकसान है, फिर बाद में हर्निया वगैरह हो जाता है, तो उसके बारे में आप बताएं। ये कंफ्यूजन है हमारे यहाँ बहुत कि ना एक सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन होगा तो हर्निया बन जाएगा। ये दो क्वेश्चन है आपके ना, एक तो ये है कि एक के बाद स्पेस कितना होना चाहिए, दूसरा कि हर्निया कब हो सकता है। इसमें यह है कि अगर आपके पास ना एक बच्चा हो गया, दूसरे बच्चे में स्पेस यूट्रस के हवाले से होती है कि यूट्रस में कंप्लीट हीलिंग के लिए कम से कम 2 इयर्स लाजमी है। 2 इयर्स के बाद अगर जैसे आपने पहला सवाल किया था कि हम ट्रायल दे सकते हैं, 2 इयर्स के बाद हम उसको अच्छी तरह ट्रायल दे सकते हैं। यूट्रस इतना अच्छा हो जाता है कि हम इसको नॉर्मल ट्रायल दे सकते हैं, वीबैक कहते हैं, वजाइनल बट के लिए हमसे ट्रायल दे सकते हैं, ये हमें फ़ायदा हो जाता है। अगर 1-2 साल से कम का वक्फा होता है तो हम कहते हैं कि अभी तो आपका 2 साल हुआ नहीं है, हम ट्रायल देंगे तो रप्चर स्कार हो जाएगा, तो खट से सीजर कर देते हैं। ये नुकसान होता है। तो इस कम से कम 2 साल का वक्फा करेंगे तो हम अच्छी तरह ट्रायल दे सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जो इसकी बात है कि हर्निया हो जाता है, हर्निया का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आपका वक्फा कितना है। हर्निया का ताल्लुक इस बात से है कि जो रेक्टस मसल्स, रेक्टस शीथ होती है, उसको जिससे स्टिच किया जाता है ना, अगर उसको सही से स्टिच नहीं किया गया है, उसे लूज छोड़ दिया गया है, नंबर वन आपने लूज छोड़ दिया, सही नहीं स्टिच किया हुआ है, उसकी नॉट सही नहीं लगी हुई है, छोड़ दिया गया है, वो अभी वो हीलिंग टाइम पूरा नहीं हुआ। उसमें हमें 3-5 कुछ एहतियात बताते हैं हम कि आपने वजन नहीं उठाना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, खांसी नहीं होनी है, कब्ज का जोर नहीं लगाना है। आपने ये एहतियातें नहीं की, अभी वो नॉट्स ढीली थी, सही नहीं हुई थी, उस पर जोर लगा, वो कट गई, तो हर्निया उस सूरत में डेवलप हो जाता है। उसके अलावा भी एक वीक स्कार तो बन ही गया है, उसके बाद भी आपको कांस्टेंट वो कॉन्स्टिपेशन रहे, आप उसके लिए पुश करते रहें, खांसी रहे, इस तरह की चीज़ें रहें, फिर रिपीटेड स्कार में एक जगह से 1 दफ़ा कटा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा रिपीटेड स्कार में चीज़ कमज़ोर पड़े। जैसे कपड़ा हुआ आपने फटा हुआ सी लिया, फिर पहन लिया, फिर सी, तो वीक हो जाएगा ना। 1 दफ़ा के सिले में जो बात होती है बार बार भी नहीं होती, वो वीक हो जाएगा। फिर उसके बाद जब जोर लगेगा उसे, तो खांसी आई, प्रेशर पड़ा, जो कुछ भी हुआ, तो वो फट जाता है। तो उसमें से फिर आते हैं, झाँकने लगते हैं, फिर हम कहते हैं वो हर्निया बन गया है। तो प्रेशर, मतलब वो प्रेशर वाले काम अवॉइड करें, वो प्रेशर वाले काम अवॉइड करें। कंप्लीट हीलिंग 1 साल में हो जाती है, नर्व्स की, मसल्स की हीलिंग हो जाती है, मगर जो मखसूस वक्त होता है ना, तकरीबन 1.25 महीने का, 2 महीने का, जब तक आपने स्टिचेस लगाए हुए वो बंद हो जाए, अच्छी तरह अपनी जगह पकड़ लें, जब तक कम से कम ये 4-5 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। खांसी ना हो, कब्ज के लिए जोर ना लगाएं, और सीढ़ी ना चढ़े, वजन ना उठाए। अच्छा, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसमें मदर और चाइल्ड दोनों जो हैं वो डेंजरस सिचुएशन में हैं, तो उसमें डॉक्टर्स क्या डिसीजन लेते हैं? काफ़ी फिल्मी सा सवाल है। अमूमन उसमें होता है कि जब या तो अब्रप्शन प्लासेंटा हो जाए, प्लासेंटा से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जो माँ की जान को नुकसान कर रही होती है, और बच्चा भी जा रहा होता है। उसमें ये होता है कि अगर बच्चा दिन कम है बच्चे के, तो अगर हम सीजर कर देंगे तो बच्चे की तो जान जाएगी, और अगर बच्चा ऐसा है कि बच सकता है, तो उसमें हमारे पास ये होता है कि फ़ौरन हम ब्लड मंगवाते हैं, ब्लड मंगवा के कोशिश ये करते हैं कि फ़ौरन सीजर करके निकाल लें। उसमें फिर बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सीजर करके माँ की जान बचाने में। मगर हमें कंसेंट जब लेना होता है ना, इस कंडीशन में कि माँ भी शॉक में आई है, बच्चा भी ब्लीड करके बच्चा जा ही रहा है, तो हम फिर दोनों जो कंसेंट लेते हैं, लिखते हैं कि माँ की भी जान खतरे में है, बच्चा तो जा ही रहा है, बच्चा ख़त्म हो जाएगा, कंसेंट में ये लिखते हैं वो माँ को बचा लें, बच्चा बचाने की कोशिश नहीं करता, बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अच्छा, सी सेक्शन के दौरान जो है वो औरतें ये कंप्लेन करती हैं कि भाई हमें इंजेक्शन लगा दिया तो हमारे जो है ना वो कमर में दर्द उठ गया और काफ़ी टाइम तक रहा है, और पता नहीं टेढ़ा इंजेक्शन लगा दिया, क्या कर दिया डॉक्टर ने। तो ये क्या मिथ है, फैक्ट है कि भाई इंजेक्शन से दर्द होता है या नहीं होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये रोज़ाना हमें इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है। जब भी किसी पेशेंट का सीजर करने वाला होता है, वो मचल जाती है, कहती है मुझे कमर में इंजेक्शन नहीं लगवाना, मेरी फलां का इंजेक्शन लगा था, उसके आज तक दर्द है, मेरी फलां के इंजेक्शन, मुझे पूरा बेहोश कीजिएगा।
अच्छा जी, जनरल एनेस्थीसिया आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। इसमें नहीं, जनरल एनेस्थीसिया में सिजेरियन नहीं होते हैं, वो बहुत ही ऑब्सोलीट हो चुका है इसमें। तो हमें उन्हें राज़ी करने में बड़ा मुश्किल लगता है। हस्बैंड भी आ जाते हैं, सास भी आ जाती है कि नहीं भाई इनको स्पाइनल लगेगा। तो फिर मेरा उनसे एक सवाल होता है, मैं कहती हूँ कि आप ना 100 पेशेंट बाहर जो बैठे हुए हैं या औरतें 100 औरतों का मुझे पेपर पे लिख के स्टैटिस्टिक लिख के लाइए, क्वेश्चनेयर बनाइए कि 100 औरतों में से 100 की 100 के कमर में दर्द हो रहा होगा। अब ये औरतों से होता ये है कि औरत के अंदर ना कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी सबसे पहले पता चलता है बैक एक शुरू होता है, बैक एक होता है, शोल्डर पेन होता है, बैक पेन्स होते हैं पेशेंट को ना। तो वो उसको जब आपको इंजेक्शन लगता है, सबसे पहले इंजेक्शन लगता है, तो फर्स्ट बेबी हो या सेकंड बेबी हो, उसके बाद पेशेंट फीड कराती है बच्चे को। कैल्शियम खाती नहीं है, दूध जिससे पूछो किसी ने दूध नहीं पीना है, दूध कोई नहीं पीती। कैल्शियम सप्लीमेंट आप लेती नहीं है, दूध पीती नहीं है, और दही का इस्तेमाल भी नहीं है आपके यहाँ, पनीर भी नहीं कोई खाता, मक्खन भी नहीं कोई खाता। उसके बाद दवा से तो इतनी बुराई है, बहुत ही बुरी है। हस्बैंड ला के रख देते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, दवाएं जमा रहती हैं, कोई दवा। उसके बाद इंजेक्शन लगता है और फीड कराती है बेबी को, छुप छुप के बेबी को मुश्किल मुश्किल पोजीशन बना बना के, और फिर वो बैकएक हो जाता है। फिर मैं उनसे ये कहती हूँ आप जाइए 100 पेशेंट से पूछिए, जितनी पेशेंट मेरे पास जितने लोग खड़े थे सबसे पूछिए तुम्हारी कमर में दर्द, तुम्हारी कमर में दर्द, तुम्हारी कमर में दर्द, सबके बैक सबको बैकएक होता है। तो औरत की तो बैकएक ऐसे ही होता है क्योंकि कैल्शियम मोबिलाइज हो चुका होता है, विटामिन डी मोबिलाइज हो जाता है। सारी औरतें विटामिन डी डेफिशिएंट है, कैल्शियम डेफिशिएंट है, उनकी बैकएक तो होता है। जब इंजेक्शन लग जाता है इल्जाम उसको आ जाता है। तो ये इसकी रीजन नहीं है। जिनके नहीं भी हुए, जिनके नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आप जाके उनसे पूछ लीजिए, उन सबके कमर में दर्द होता है। वो बेचारा इल्जाम इंजेक्शन का। अच्छा, अगर जो है वो प्रेगनेंसी में कॉर्ड अराउंड द नेक जो एक वो होती है कि भाई कॉर्ड जो है वो बच्चे के गले में हो गई है और या तो बच्चा उल्टा है, तो उसमें क्या होता है उस दौरान? दो सवाल है जो अलग अलग। एक तो है कि अगर बच्चा उल्टा होता है, अगर बच्चा उल्टा है तो हमें पता चल जाता है, तो हम तो बता देते हैं सी सेक्शन ही होगा, क्योंकि हम सेफ गेम खेल है जो मैंने आपको पहले बताया। अगर ये बच्चा पठान का है, चौथा पांचवा बच्चा है, पठान मना कर देता है, लेबर में आता है, नॉर्मल लेबर हो जाता है, ठीक है। मगर हम बाकी जो पाओगे उसका हम सेक्शन ही करते हैं, क्योंकि वही मैंने जो पहले भी बताया था कि बच्चा डिलीवर हो जाता है, हमें नहीं पता, लास्ट में उसका हेड स्टक हो जाता है, फिर बच्चे की डेथ हो जाती है। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, मेरे साथ एक डॉल रहती है हमेशा, फिर मैं सबको डिलीवरी का प्रोसीजर बताती हूँ डॉल के साथ कि पहले हेड हाथ आएगा, पैर आएगा, फिर ये हेड इसका स्टक हो जाएगा। फिर आप बताइए, अगर आप इस बात के लिए राजी हैं तो मैं नॉर्मल कराऊंगी, वरना आप सीजर में तो सब कंसेंट दे देते हैं उसका सीजर में। तो उल्टे बच्चे का एक ब्रीच का सीजर ही हो जाता है। कॉर्ड अराउंड नेक का होता है, ऐसा होता है कि अगर पता चल जाता है कॉर्ड अराउंड नेक है, लूज है या टाइट है, ये डॉपलर पे पता चल जाता है, तो लोगों को हम इन्फॉर्म कर देते हैं। तो बहुत सारी सासें कहती हैं तो सब बच्चे हो जाते हैं, आप नॉर्मल ही कराइए, कंसेंट ले लेते हैं, हो भी जाते हैं नॉर्मल। जैसे बेबी का हेड बाहर आता है, कॉर्ड में क्लैंप लगा के रिमूव करके डिलीवर करा देते हैं। और अगर बहुत टाइट है, ट्वाइस है, थ्राइस है, तो इलेक्टिव सेक्शन करते हैं। अच्छा, डिलीवरी के दौरान आप लोग जब जाहिर सी बात है फ़ैसला कर रहे होते हैं, जान का ही एक फ़ैसला होता है, तो उसके दौरान जो है वो घर वाले और हस्बैंड और बाकी जितने भी सारे लोग हैं वो इंटरफेयर करते होंगे, जाहिर सी बात है आप लोगों के डिसीजंस में। तो उसमें आप लोगों को क्या परेशानी और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? ये तो बहुत ज़्यादा होता है जब डिलीवरी नॉर्मल हो रही होती है, उसमें प्रोग्रेस पूछते हैं कितने फिंगर हो गए, कितने फिंगर हो गए, कितनी देर है, कितनी देर है, और कितना इंतज़ार करें। ये बहुत मुश्किल सवाल होता है, कितना इंतज़ार करें हमें नहीं पता, ये तो अल्लाह को ही पता होता है। कभी तो फ़ौरन हो जाती है डिलीवरी, कभी और फिंगर बताने पड़ते हैं उनको कितने फिंगर हो गए। दूसरी ये कि कभी सिजेरियन का जब हम देते प्रोग्रेस नहीं हो रही है, एक टैबलेट रख दी, 2 टैबलेट रख दी, सिंटो लगा दी, तो उस पर आके हमें आके मशवरा देते हैं, फोलिज क्यों नहीं डाला आपने, फोलिज डाल के तो डिलीवरी हो जाती है, आपने ड्रिप क्यों नहीं लगाई, आपने ये नहीं किया। मतलब ये चीज़ें हमें बहुत इरिटेटिंग होती हैं कि हमें वो आके मशवरा दे रहे होते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, मतलब हमें सजेशन दे रहे होते हैं, मतलब और टाइम दे दीजिए, अभी 2 घंटे और दे दीजिए। उमूमन हमारे डिसीजन जो सीजर के होते हैं, नॉन प्रोग्रेस पे होते हैं या बेबी फीटल डिस्ट्रेस पे होते हैं कि बच्चे डिस्ट्रेस में है, बच्चा आगे और ख़राब हो जाएगा, उस पर वो हमें 2-4 घंटे और मांग रहे होते हैं। फिर हम उनसे कंसल्ट लिखवा रहे होते हैं कि अच्छा आप लिख दीजिए कि इस डिस्ट्रेस पे, इस चीज़ पे ये बच्चा ख़राब हो रहा है, हमें 2 घंटे और चाहिए, फिर वो लिख के भी नहीं दे रहे होते। तो बड़ी ऐसी अजीब सी कंडीशन हो जाती है, पैथेटिक कंडीशन हो जाती है कि हम क्या करें। अच्छा, घर की जो दाइयाँ होती हैं और घर के जो बड़े होते हैं वो टोटके वगैरह देते हैं, तो उसमें भी क्या
प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो चीज़ें आप लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया। जो घर की औरतें होती हैं ना, बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं, पता नहीं आजकल बड़ी बूढ़ियाँ तो नहीं होती, जवान सासें जवान, मगर उन लोगों की भी एटीट्यूड्स वही हैं। एक तो कैस्टर ऑयल पिलवाती हैं और दूध मक्खन पिलवाती हैं। अच्छा, इनका रोल पता है क्या है डॉक्टर, आप भी डॉक्टर हैं, इनका रोल ये होता है कि ना ये गट की मोटिलिटी को एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, जब ये आपकी गट की मोटिलिटी को एक्टिवेट करते हैं तो बच्चे की भी गट की मोटिलिटी को एक्टिवेट करते हैं। फिर क्या होता है, बच्चा भी पॉटी कर देता है। बच्चा जब पॉटी करता है तो वो डिस्ट्रेस में चला जाता है, बच्चा भी डिस्ट्रेस में चला जाता है। जब हमारे पास पेशेंट को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, गट यहाँ पे गट है आपका, यहाँ यूट्रस है, सामने ब्लडर है, गट एक्टिवेट हुआ, यूट्रस एक्टिवेट हुआ, गट ने पॉटी करनी शुरू की, बच्चे ने भी पॉटी करनी शुरू की, यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब हमारे पास पेशेंट आती है तो बच्चा सीरियस वो डिस्ट्रेस में चला जाता है, फौरन हमें सीजर करना पड़ता है। तो आपकी इस टोटकों ने आपको ही परेशान किया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं वही तो मुश्किल आसान हो गई, सीजर क्या होगा, चले हमारी तो मुश्किल आसान हो गई, मगर उसका तो खराब कर दिया ना आपने, अपने केस को खुद खराब कर दिया। हमने तो अपने पूरे लेबर में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, पूरी उसमें लिखा हुआ है कि ये आप मक्खन दूध मक्खन ये सब पिला के ना लाया करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, इतना सब आपने गाइड किया। तो आखिरी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, एक तो मदर को भी और उनकी फैमिली वालों को भी जो अभी प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, ताकि उनको भी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और एज अ डॉक्टर आप लोगों को भी जो है वो मुश्किलात ना हो? बहुत शुक्रिया। फैमिली को, मदर को सबसे पहले तो मैसेज ये है कि ना अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। पूरी प्रेगनेंसी की जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है वो ये है कि आप लोग दोपहर में 2 बजे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, उसके बाद फिर जो पहले जो 3 हफ्ते वॉमिटिंग रहती थी, अब आपकी वॉमिटिंग्स जो है 9-9 महीने रहती हैं, ना कुछ खा सकती हैं ना पी सकती हैं, अपनी तबीयत भी खराब रहती है, छोटे बच्चा जो आपके अंदर पल रहा है उस बच्चे की भी तबीयत खराब रहती है, और पूरी फैमिली का माहौल ही खराब रहता है। दवाएं आपसे खाई नहीं जाती हैं और खाना आपसे खाया नहीं जाता, जिसकी वजह से आपकी जो इन लॉज हैं वो भी परेशान रहते हैं, और जो आपकी मदर साइड है वो भी परेशान रहती है कि शायद आपके ससुराल में जुल्म हो रहा है आपके ऊपर और शायद कुछ खाना वाना मिल नहीं रहा है। दवाएं आपकी पड़ी रहती हैं, दवाएं वो नहीं खाती आप। ये रहता है कि फल भी घर में रखे हुए वो भी नहीं खाए, क्योंकि खाए नहीं जाते। अब जब 2 बजे सो के उठेंगी तो ना ये मॉर्निंग है ना ये इवनिंग है, तो कुतारा मॉर्निंग में उठें, ब्रेकफास्ट करें, इवनिंग में आप नैप लें, रात को अर्ली मतलब अच्छे जल्दी सो जाया करें, सुबह जल्दी उठा करें। सिर्फ इन चीज़ों पे अमल कर लेना तो प्रेगनेंसी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी। हल्की एक्सरसाइज, वॉक, चलना, सही खाना, सही यानी सोना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, और आपकी ये फैमिली भी खुश रहेगी, आपकी मदर साइड भी बहुत खुश रहेगी, बहुत सारे झगड़ों से बच जाएंगे आप लोग। थैंक यू। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, आप आईं, और बस आपका मैं थैंक यू बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात, बहुत शुक्रिया।